हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम अगेन। और आज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बात करते हैं रेस्टोरेशन पीरियड की। रेस्टोरेशन पीरियड ये कॉमनवेल्थ एज जैसे ही 1660 में 1660 में जैसे खत्म होता है तो उसके तुरंत बाद रेस्टोरेशन पीरियड शुरू हो जाता है। अब रेस्टोरेशन पीरियड का शुरू होना और कॉमनवेल्थ एज का खत्म होना, यहाँ पे सिर्फ एक ही जो पॉइंट था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो था ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल का जैसे ही डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके तुरंत बाद जो रेस्टोरेशन पीरियड शुरू हो जाता है। और उसका एक खास कारण ये था कि 1649 में, जब 1649 ईस्वी में जब कॉमनवेल्थ शुरू हुई थी, प्यूरिटन्स ने जब सत्ता हासिल करी, जब उनके पास पूरी बागडोर आ गई, दे रूल ओवर द इंग्लैंड, जब उन्होंने पूरे इंग्लैंड को प्रशासन किया, दे तो उन्होंने लागू किया स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट में बहुत कठोर नियम कानून वगैरह लागू किए। ठीक है, द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, जितने भी मनोरंजन के साधन थे, वो चाहे म्यूजिक हो गया, आर्ट्स हो गया, इवन लिटरेचर हो गया, थिएटर्स वगैरह, दे ऑल वर क्लोज्ड, सब बंद कर दिए गए। और उन लोगों का एक ही मानना था कि यू विल हैव टू बी गो थ्रू दी बाइबल्स, कि आपको बाइबल्स के माध्यम से जो चीजें करनी चाहिए, आपको चर्च वगैरह जाना चाहिए, शराब या जिसको मदिरा बोलते हैं, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, मांस का किसी प्रकार का कोई भक्षण नहीं होगा, जितने भी बचर थे सब बंद कर दिए गए। जिसके कारण क्या होगा कि लोगों ने शुरू में तो ठीक लगा, लेकिन बाद बाद में जैसे ये नियम और ज्यादा स्ट्रिक्ट होते गए, वैसे वैसे लोगों के मन में डिसकंटेनमेंट, असंतुष्टि की भावना फैल गई, और लोग चाहते थे कि प्यूरिटन से छुटकारा मिले तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन इस कॉमनवेल्थ एज में, प्यूरिटन एज में सबसे इंपॉर्टेंट थे दो व्यक्ति। पहला था ओलिवर क्रॉमवेल, जिसके हाथ में बागडोर थी। दूसरा था उसका जो सेनापति, हम उसको बोल सकते हैं, उसका जो मंत्री मान लो आप, उसको नाम था बिलजेवा। उन दोनों लोगों ने पूरे इंग्लैंड को बहुत पूरी तरह से डोमिनेट करा कॉमनवेल्थ इसके अंदर 11 ईयर्स, 11 साल तक। लेकिन जैसे यहाँ पे जो प्यूरिटन्स में जैसे ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु हो जाती है 1660 में, वैसे ही क्या होता है कि जो पूरा जो साम्राज्य था, द राइन ऑफ द टेरर ही हम इसको बोलते हैं, बिल्कुल भय का जो साम्राज्य था, वो पूरी तरह से कॉलेप्स हो जाता है। और जैसे वो ढह जाता है, उसी के साथ शुरू होता है एक नया युग, जिसको बोला जाता है रेस्टोरेशन पीरियड ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का रेस्टोरेशन पीरियड शुरू हो जाता है। अब सीधे इस पॉइंट की तरफ आते हैं। दिस पीरियड बिगेन इन 1660। ये जो पीरियड था इसका 1660 में शुरू हुआ था, व्हेन चार्ल्स सेकंड वाज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द प्यूरिटन एज वेल्थ। अब जो समृद्धशाली जो साम्राज्य चल रहा था कॉमनवेल्थ एज का, प्यूरिटन्स का, जैसे ही वो क्या होता है, कोलैप्स तो टूटता है, उसके बाद जो रिस्टोर हो जाता है, पुनर्स्थापित जो सत्ता शुरू हो जाती है, जो साम्राज्य किंगडम किसको मिलता है, चार्ल्स सेकंड को। इसके बाद प्यूरिटन्स हैड बैंड। अब प्यूरिटन्स इस एज में क्या करा था कॉमनवेल्थ एज में, कि द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, जितने भी मनोरंजन के संसाधन थे वो सब क्या कहते बैन कर दिए गए थे। बट आफ्टर इट्स कोलैप्स, लेकिन जैसे वो साम्राज्य ढहा, जैसे वो थ्रोन जो डिथ्रोन हुए ओलिवर क्रॉमवेल, जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मोनार्की जो था, ठीक है, मोनार्की सत्ता में आ जाती है, साम्राज्य किसके, राजा के हाथ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि चार्ल्स सेकंड फर्स्ट के टाइम पे हमने जब पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, कैरोलिन एज का भी है और उसमें आपका, और उससे पहले जैकोबिन एज का भी है। तो कैरोलिन एज में जैसे चार्ल्स फर्स्ट के हाथ में सत्ता आती है, तो एक तो टैक्सेस वगैरह लगाना, ठीक है, मन माफी, और फिर वही राजा के जो दैवीय सिद्धांत था उसके ऊपर कार्य करना, अपनी मर्जी से सत्ता संभालना, जिसके कारण मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच में क्या हो जाता है, आपसी टकराव हो जाता है। उसमें जब क्लैश होता है तो उसमें एक तीसरा जो होता है पार्लियामेंट के जो पक्ष में रहता है, वो होता है आपका प्यूरिटन्स। ठीक है, तो प्यूरिटन्स और पार्लियामेंट एक तरफ होते हैं और मोनार्की एक तरफ होती है। मोनार्की के सपोर्ट में से जो सिविलियर पोइट्स है वो उसके सपोर्ट में रहते हैं, अन्यथा के तौर पर कोई भी उसका आम जनता भी उसका सपोर्ट नहीं करती। तो जब 1649 में, जब 1649 ईस्वी में जब उनको फांसी दे दी जाती है चार्ल्स फर्स्ट को, तो उसके बाद जब प्यूरिटन्स आते हैं, तो प्यूरिटन्स पूरी तरह से चीजों को बैन कर देते हैं, एंटरटेनमेंट की चीजें बंद कर देते हैं, लिटरेचर को भी कई बुरी तरह से बैन करते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट फॉर्म में रखे जाते हैं। और ये माना जाता है कि सपोज आप कुछ लिखना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको पार्लियामेंट में जाके इस चीज को पहले सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने जो लिटरेचर लिखा हुआ है वो काबिल है, पब्लिश होने के काबिल है या नहीं है। यदि पब्लिश के लायक नहीं है तो उसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। तो इस प्यूरिटन एज में एक ही एक ऐसा व्यक्ति था, जॉन मिल्टन।
जॉन मिल्टन ने ऐसा था कि जो इस समय फेमस रहा। अन्य तौर पे सारे जितने भी चाहे मेटाफिजिकल फिजिकल पोएट्स है और जैकोबिन एज में तो चले, लेकिन कैरोलिन एज में और यहाँ प्यूरिटन एज में तो उनका पूरी तरह से ग्रुप था, पूरी तरह से टूट गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ अब क्या फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट दैट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो कि जैसे ही कॉलप्स हुआ, जैसे ही मोनार्की सत्ता में रिस्टोर्ड उन्होंने करा, तो उन्होंने द फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, संसाधन थे जितने भी किसके एंटरटेनमेंट मनोरंजन के, जैसे सोसाइटी में जैसे बार वगैरह खुलने या बचड़ खाने खुलने, या दूसरा ये था कि जैसे थिएटर्स वगैरह, ये सब पुनर्स्थापित हो गए, दोबारा से खुल गए। एंड दैट्स इसी कारण से दिस एज इज कॉल्ड, ये जो एज है रेस्टोरेशन जो पीरियड है उसको क्या कहा जाता है? एज ऑफ लग्जरी कहा जाता है, एज ऑफ विट कहा जाता है, एंड एज ऑफ एक्सेस भी उसको कहा जाता है, इस एज को। एंड इट इज कॉल्ड रेस्टोरेशन। और इसको रेस्टोरेशन पीरियड क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट रिस्टोर्ड, क्योंकि उसने पुनर्स्थापित किया था, द मोनार्की को स्थापित किया था, द चर्च ऑफ इंग्लैंड को स्थापित किया था, एंड द थिएटर्स एंड आर्ट्स, इनको दोबारा से स्थापित रिस्टोर करा था, इसीलिए इस चीज को रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये रेस्टोरेशन पीरियड है, इसी के साथ 1660 में शुरुआत होती है न्यू क्लासिकल एज की। न्यू क्लासिकल एज जो 1660 से लेकर 1798 तक, रोमांटिक एज जहां से शुरू होता है वहां तक चलता है। तो रेस्टोरेशन पीरियड है, उसके बाद अगस्टन एज आती है, अगस्टन एज के बाद फिर एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन आती है, और उसके बाद फिर शुरू होता है आपका रोमांटिक पीरियड। तो 1798 तक का जो पीरियड रहा है 1660 से लेकर, उसको न्यू क्लासिकल एज बोला जाता है। और न्यू क्लासिकल एज की जो सबसे पहली जो स्टेज है वो है रेस्टोरेशन पीरियड। ये तो उसके बैकग्राउंड थी। अब हम उसके बात करते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में। अब बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड की कुछ विशेषताएं जो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे नंबर 1, रिएक्शन अगेंस्ट प्यूरिटनिज्म। प्यूरिटनिज्म के अगेंस्ट जो रिएक्शन था रेस्टोरेशन पीरियड का, उसके बारे में जैसे लिटरेचर रिजेक्टेड। अब उसमें जो लिटरेचर होता था वो पूरी तरह से बैन था, जिसमें क्या था सीरियसनेस और जो डिसिप्लिन की बातें करी जाती थी, उसको रेस्टोरेशन पीरियड ने पूरी तरह से क्या रिजेक्ट कर दिया। अब राइटर सेलिब्रेटेड वर्ल्डली प्लेजर्स विट एंड रियलिज्म। अब यहाँ पे जो राइटर्स थे उन्होंने जो लिखना शुरू करा उसमें वर्ल्डली प्लेजर के बारे में लिखना शुरू किया, उसी को बेस मान के विट के बारे में बात होने लगी, रियलिज्म वास्तविकतावाद के बारे में बातें होने, जो था वो रियलिज्म पे ही बेस्ड था। अब तीसरा क्या, सेकंड द राइज ऑफ रियलिज्म एंड सटायर। अब यहाँ पे जो सटायर था वो बड़ा फेमस रहा, इसमें रियलिज्म और सटायर जो वो बहुत ज्यादा फला फूला उस टाइम पे, उसका सबसे ज्यादा उदय माना जाता है। जैसे लिटरेचर डेल्ट विद द मैनर्स ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट जो दरबार का जो ढंग था, ठीक है, एंड द सोसाइटी जो समाज का रहने का जो तरीका था, उसको बेस मानकर जो वहां पे लिटरेचर लिखा जाने लगा। दूसरा कहता है सटायर बिकेम अ पावरफुल टूल्स टू एक्सपोज करप्शन। अब यहाँ पे जो सटायर था वो सटायर के माध्यम से क्या किया जाए, जो करप्शन होता था किसमें, जो पावरफुल जो टूल्स था उसका मुख्य एक साधन रहा सटायर किसका, जैसे कोर्ट में करप्शन होना या सोसाइटी में फॉलीनेस मैंने मूर्खतापूर्ण जो बातें होती थी या जो लोगों का रवैया था, जो ढंग था, उसको किसके माध्यम से एक्सपोज किया जाता था, सटायर के माध्यम से। ये पावरफुल टूल्स था उस समय रेस्टोरेशन पीरियड का। तीसरा क्या था, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का जो ज्यादा डेवलप हुआ वो इसी एज में हुआ, ठीक है। अ न्यू फॉर्म ऑफ ड्रामा फ्लोरिस्ट। अब यहाँ पे एक ड्रामा का नया फॉर्म शुरू हो गया, या जो इजाद जिसका हुआ, जिसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बातें करी जाती, जिसमें क्या था फुल ऑफ विट होता था, सेक्सुअल इंटरव्यू की बातें होती थी, सोशल क्रिटिसिज्म को बेस रखकर जो चीजें लिखी जाती थी उसकी चीजें बताई जाती थी, और पूरे जोर करके उसका विरोध किया जाता है, उसको एक्सपोज किया जाता था। क्योंकि यहाँ पे क्या था, पूरी तरह से सोसाइटी या पूरा तरह से जो राइटर्स थे उनको फुल्ली फ्रीडम मिल गई थी, स्वतंत्रता किसी चीज को लिखने की और किसी चीज को एक्सपोज करने की। ये खास विशेषता रही है रेस्टोरेशन पीरियड की। तीसरा कहता है हेरोइक ड्रामा एंड ट्रेजेडी इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच क्लासिकल मॉडल्स। रेस्टोरेशन पीरियड के पोएट्री के बारे में बात करते हैं। पोएट्री में जॉन ड्राइडन जो इस समय का सबसे फेमस जो राइटर रहा, या जो एक प्ले राइटर भी रहा है, वो प्रोज राइटर भी था, सब प्रकार से। तो वो कहता है जॉन ड्राइडन 1631 से लेकर 1700 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। 1700 में जैसे इनकी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड भी खत्म हो जाता है। इसको क्या फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी इनको बोला जाता है। हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एंड सटायर। इनकी जो पोएट्री थी, उनकी पोएट्री जो मुख्य थीम होती थी, जिसमें पॉलिटिक्स में राजनीति बेस थी, ठीक है, रिलीजन धर्म के आधार पे, एंड सटायर में व्यंग का भर भर के यूज किया जाता था।
इनकी पोएट्री के माध्यम से। अब इनका वर्क है एब्सोलम एचिटोफेल, ये पॉलिटिकल सटायर है, बहुत फेमस पॉलिटिकल सटायर है। हम कभी इसको एब्सोलम एचिटोफेल को जब पढ़ेंगे ड्राइडन में तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। अभी हम खाली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़े तो वहां पे हल्का फुल्का अपनी चीजों को जान लीजिए। दूसरा का मैक फ्लेक्नो इन्होंने लिखा था, एक मॉक हेरोइक पोएम है। ये पिछली बार एक लास्ट लेक्चरर का एग्जाम मैंने देखा था, मुझे याद नहीं कब मैंने उसको पढ़ा था, तो उसमें मैंने देखा था कि ये पूछा गया था कि मैक फ्लेक्नो जो है ये किस प्रकार की पोएम है। तो ये जो मॉक हेरोइक एक पोएम है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। ड्रामा की बात करते हैं, ड्रामा में जैसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स था, ये बहुत फेमस था। अब कॉमेडी ऑफ मैनर्स का सबसे फेमस जो इस समय का ड्रामेटिस्ट या प्ले राइट है वो है आपका विलियम कॉन्ग्रेव। द वे ऑफ द वर्ल्ड जो वर्क है उनका, जो ड्रामा है, उसी चीज के लिए जाना जाता है। ठीक है, डेल्ट विद द एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, एरिस्टोक्रेटिक लाइफ किस बेस्ड था, विटी डायलॉग्स का प्रयोग किया जाता था, इमोर्टलिटी की बातें इसमें करी जाती थी। इसके जो फेमस था जैसे विलियम कॉन्ग्रेव था, द वे ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने लिखा, तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए ही ये फेमस जाना जाता है, विलियम कॉन्ग्रेव और उनका ये वर्क। दूसरा जॉर्ज एथरजी था, जो द मैन ऑफ द मूड उन्होंने लिखा था, ये भी एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स बेस्ड है, इसमें विटी और डायलॉग का बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया है। विलियम वाइचरले, ठीक, इनका बात करते हैं तो इन्होंने द कंट्री वाइफ इन्होंने एक वर्क लिखा था, ये भी एक बहुत ही प्यारा एक अच्छा सटायर है, इन्होंने लिखा हुआ है किस पे, रेस्टोरेशन पीरियड पे। अब यहाँ पे हेरोइक ट्रेजेडी की बातें करते हैं तो यहाँ पे ड्राइडन का एक फेमस वर्क है हेरोइक ट्रेजेडी के लिए, वो ऑल फॉर लव। उसके बाद बात करते हैं रेस्टोरेशन ट्रेजेडी वाज मेलोड्रामेटिक। अब जो रेस्टोरेशन ट्रेजेडी होती थी वो मोस्ट बेस्ड ऑन मेलोड्रामेटिक था, एंड ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच ड्रामा। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो रेस्टोरेशन पीरियड के जितने भी ट्रेजेडी लिखी गया, जो ड्रामा लिखा गया, वो मोस्ट इन्फ्लुएंस था और ज्यादातर इंस्पायर था किससे, फ्रेंच ड्रामा से। प्रोज के, प्रोज में जॉन ड्राइडन जो कि फर्स्ट इंग्लिश पोएट लॉरेट भी बोला जाता, अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को माना जाता है, अनऑफिशियली सबसे पहला जो पोएट लॉरेट है वो किसको बोला जाता है, जॉन ड्राइडन को। इन्होंने लिखा था ऐसे, लाइक उन्होंने ऐसे जैसे ऐसे एंड ऑन ड्रामेटिक पोएजी उन्होंने लिखा था 1668 में। ये क्या था, डिफेंडिंग इंग्लिश ड्रामा, इन्होंने इंग्लिश ड्रामा को डिफेंड करा था पूरी तरह से अपने इस क्रिटिसिज्म के वर्क के माध्यम से। दूसरा जॉन बनियन था, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क लिखा 1678 में पब्लिश हुआ था। ये क्या एलिगरी है ऑफ क्रिश्चियन लाइफ बेस्ड पे ये एलिगरी लिखी गई, एक रूपक लिखा गया। अब इस पीरियड के कुछ थीम्स के बारे में बात करें, थीम्स ऑफ द पीरियड में जैसे वर्ल्डलीनेस एंड मेटलिज्म, भौतिकवाद और संसारिकवाद जिसके बारे में बात करी गई है। अब ये क्या था कि ये जब लंबे समय तक जो कॉमनवेल्थ एज थी, कॉमनवेल्थ एज में बहुत जब सीरियसनेस की बातें करी गई या जो डिसिप्लिन की बातें करी गई, तो उसके बाद जब रेस्टोरेशन पीरियड आए तो वहां पे मेटलिज्म, भौतिकवाद, रियलिज्म की बातें करी गई, इंडिविजुअलिज्म की बातें करी गई, वहां सटायर के माध्यम से सोसाइटी को जो डिफेंड करा गया या उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करा गया। तो ये खास विशेषता है इस पीरियड की। दूसरे का सटायर एंड क्रिटिसिज्म की मैं बात करूं तो वही था कि उस समय जो तात्कालिक जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर सटायर व्यंग के माध्यम से या किसी वर्क के माध्यम, किसी वर्क को क्रिटिसिज्म के माध्यम से उस चीज को दिखाने का प्रयास किया गया इस रेस्टोरेशन पीरियड के माध्यम से। विट एंड इंटेलेक्चुअल प्लेफुलनेस की जिसकी मुख्य थीम रही है इस पीरियड में जो लिटरेचर रहा है। दूसरा कहता है साइंटिफिक स्पिरिट, खास बात है कि साइंटिफिक स्पिरिट का बहुत बढ़ चढ़कर इसमें योगदान रहा है किस रेस्टोरेशन पीरियड में। इंडिविजुअलिज्म एंड रियलिज्म, ये मेन जो कार्य जो किया है यहाँ पे जो राइटर्स ने रेस्टोरेशन पीरियड में, वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ये इंडिविजुअलिज्म एंड रियलिज्म। एक दूसरा था सटायर का सबसे बेस्ट प्रयोग करना, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का प्रयोग करना। तीसरा वर्ल्डलीनेस एंड मेटेरियलिज्म की बातें जो करी गई वो इस का मुख्य भाग रहा है। और यही एज ऐसा था जिसको ट्रांजिशन एज भी बोला जाता है। परिवर्तनवाद जो था वो इसी एज में इंग्लिश लिटरेचर में देखने को मिलता है। काफी लंबे समय प्यूरिटन्स के सत्ता हासिल करने के बाद उनके ऊपर जो रूल्ड ओवर द इंग्लैंड फॉर द मेनी ईयर्स, अराउंड 11 ईयर्स, लगभग 11 सालों तक उन्होंने जब शासन स्थापित किया और शासन चलाए, तो उसके बाद उन्होंने सीरियसनेस की बातें करे, डिसिप्लिन की बातें करे, एवरीथिंग दैट हैज टू बी फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट, एंड वो बैन कर दिया जाएगा। एंड इट वाज, और वो था भी बैन पूरी तरह से। एंड सोसाइटी वाज वेरी बोर्ड, और जो सोसाइटी पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। एंड दे वांट टू बी द ट्रांजिशन, वो चाहते थे कि ट्रांजिशन आ जाए, परिवर्तन आ जाए।
दैट्स वाई दे सपोर्टेड द रेस्टोरेशन पीरियड, दे सपोर्ट मोनार्की, उन्होंने सपोर्ट करा, मोनार्की को सपोर्ट करा और उन्होंने पूरी तरह से रेस्टोरेशन, वो चाहते थे कि पूरी चीज, कोई जो पुरानी चीजें हैं वो चीजें वापस आ जाए सत्ता में, वो वापस लोगों को देखने को मिल जाए। थिएटर्स वगैरह दैट मस्ट बी ओपन, वो अवश्य तौर पर खुल जाने चाहिए। ये लोगों के थीम्स रही है, ये लोगों के विचारधारा थी। इसी के कारण जो रेस्टोरेशन पीरियड हुआ, चार्ल्स सेकंड को सत्ता मिली और 1700 ईस्वी में जैसे ही जॉन ड्राइडन की मृत्यु हो जाती है, उसी के साथ ये रेस्टोरेशन पीरियड खत्म हो जाता है।